हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो हम लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे आज से। और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक कक्षा 12 की जो बुक है उसके बारे में हम एक एक करके सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो कक्षा 12 में दो बुकों का अध्ययन कराया जाता है। एक बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और एक बुक और है। इसके बाद हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसका इंडेक्स वगैरह क्या है। अब हम इस जो ये बुक थी उसके चैप्टरों के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी पहली इकाई है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और संगठन। इसकी दूसरी इकाई है मानव बस्तियाँ। इसकी तीसरी इकाई में है भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। और इसकी चौथी इकाई है, इसमें दो चैप्टर है 7 और 8। इसका है परिवहन और संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसकी पांचवी इकाई है जिसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, परिशिष्ट शब्दावली और संदर्भ पुस्तक। तो ये इसकी विषय सूची है यानी इंडेक्स है। तो अब हम एक एक करके सभी चैप्टर और इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 पहला चैप्टर। तो यह है नंबर 1 पहला चैप्टर, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये कक्षा 12 के अध्याय का पहला चैप्टर है। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। जैसे लोग किसी भी देश में के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरी सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इस सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश के अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ये हम सभी को पता है कि जनसंख्या वृद्धि काफ़ी समस्याओं को बढ़ावा देती है। और हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 121 करोड़। ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है इतने वाले। अब पढ़ते हैं हम। भारत के विचारों से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं को नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है? तो ये सवाल जो इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, घनत्व और संगठन के बारे में विवेचन करेंगे या पढ़ेंगे। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों के प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और ये कब हुई? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। पहली जनगणना 1872 में और जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। अब जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या वितरण का प्रारूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है
उसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल का स्थान है। तो ये है चित्र 1.1 जनसंख्या का वितरण, जो किस प्रकार, जैसे तो नेपाल, यहाँ बांग्लादेश, भूटान, तो ये जनसंख्या का वितरण जो इस प्रकार दिया हुआ है 1.1 में चित्र। इसको हम एक बार देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए इस तरह। तो इसमें दिया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ये देखो जैसे ये बिंदु मार्क हो रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ कम जनसंख्या और इधर उत्तर भारत में कम है और उधर ज़्यादा है, ऐसे इस प्रकार कुछ ऐसे ही है। मेरे भी समझ में इतना ही आया अभी। इसमें हमने पढ़ा कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 76% भाग है। ये राज्य ना तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इनका पूरी देश की जनसंख्या का लगभग 76% भाग इन्हीं राज्यों में जनसंख्या निवास करती है। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में 1.04%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84% जनसंख्या, उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है, क्योंकि यहाँ राज्यों का क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक व ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रारूप का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान यानी डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत राज्यों के आंतरिक जिलों यानी हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी के कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर यानी अधिक है। फिर भी सिंचाई के विकास यानी राजस्थान, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड, परिवहन जाल के विकास के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में फैले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्याओं के मध्यम से उच्च संकेंद्रण क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थानीय कृषि का उद्भव और कृषि विकास है। मानव बस्ती के प्रतिरूप परिवहन, जल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदी, मैदानी, तटीय में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या रहती है, क्योंकि नदियों के किनारे जो मैदानी भाग है, तटीय स्थान है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। यह प्राकृतिक साधनों के उपयोग के कारण भी यहाँ पर निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के कारण जनसंख्याओं का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर में नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो ये सिटी है यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण है, विकास है, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
ये 2011 के अनुसार है। 1951 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में कितना हो गया? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इतना अंतर आ गया है। विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक का उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, यानी विगत 50 वर्षों में काफ़ी जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। जो चित्र के है में दर्शाया गया है कि आंकड़े देश की जनसंख्या घनत्व की स्थानीय भिन्नता का आभास कराते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश से कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत में राज्य बिहार यानी बिहार में 1102, पश्चिमी बंगाल में 1029 तथा उत्तर प्रदेश में 829। जनसंख्या का घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में कितना है? 859, तमिलनाडु में 555, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा के मध्यम घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर, यहाँ पर इसको ही छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दिल्ली जो भी है, इनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात की बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषीय घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। इनको भी हम एक बार देखते हैं। ये कोष्टक में जो लिखे हुए हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एनसीईआरटी तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आजकल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से। जैसे कायिक घनत्व, इसका मतलब क्या है? कुल जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, ये है कायिक घनत्व। और कृषीय घनत्व, इसका मतलब है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवारों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहा जाता है। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, जिनके नाम है प्राकृतिक और अभिप्रेरित। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण असंशोधित जन्म और मृत्यु की दरों को निर्धारित किया जाता है और अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र के लोगों के अंतर्वर्तों और बाह्यवर्तों संचालन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि पर विश्लेषण करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक
वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या के दुगने होने का समय। जनसंख्या के दुगने होने का समय वर्तमान में वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। यह विगत एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इस अवधि में वृद्धि के 4 सुस्पष्ट अवस्थाएं को पहचाना गया है। ये कुछ तालिका, ये कुछ आंकड़े हैं इस तालिका में, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें भारत की दशकीय वृद्धि दर है कब से, 1900 से 2011 तक की। तो 1901 में कितनी थी ये आप देख लेना एक बार। 1911 में इस प्रकार है, तो उसी प्रकार 2011 में यहाँ तक ये दी गई है। तो ये इधर दे रखा है कितनी माइनस हुई है और कितनी प्लस हुई है, कब जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ज़्यादातर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, माइनस तो बस एक बार हुई है। अब हम 10 की वृद्धि दर के सूत्र पढ़ते हैं। इसका है G बराबर P2 माइनस P1 अपॉन 1 इंटू 100। ये 10 की वृद्धि से निकालते हैं। P1 का मतलब है आधार वर्ष की जनसंख्या, P2 का मतलब है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, ये इसका मतलब है इंटू 100। तो ऐसे हम जनसंख्या की 10 की वृद्धि निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। जैसा कि इस मानचित्र में दिया हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा डार्क हो रखा है वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या और यहाँ कम है, तो इधर ज़्यादा जनसंख्या है। जहाँ पर जैसे इस प्रकार ये इंडेक्स दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लेना। अब हम इसकी प्रवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रवस्था क्या है, यानी 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न बनी थी। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता के कारण यहाँ पर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अब पढ़ते हैं हम प्रवस्था ख, यानी 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस समय 1921 से 1951 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को कम किया था। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार वितरण प्रणाली में भी सुधार हुआ था, इससे भी मृत्यु दर कम हुई थी। 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशील रही थी। अब पढ़ते हैं हम प्रवस्था ग। 1951 से 81 के मध्य के दशक में भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ था। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया था। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी, जिसमें अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ था। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई थी। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले
बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया था, इसलिए इस समय भी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अगला है प्रवस्था ख 1981 के पश्चात यानी वर्तमान तक देश की जनसंख्या में वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बन रही है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाहों के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श कर लेगी। यानी अब तो 26 चल रहा है, तो हो गई होगी इतनी। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत भिन्नता पाई जाती हैं, जिसकी विवेचना नीचे दी गई है। अब हम जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में पढ़ते हैं। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई गई थी, जो कि दशक में 20% से अधिक नहीं हुई थी। केवल 9.4 केरल में 9.4 न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतर वृद्धि दर दर्ज की गई थी। देश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही थी। वर्ष 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही थी। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2000 की तुलना में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर में कमी आई है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम यानी 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% गिरावट हुई थी। तमिलनाडु में 3.9% और पांडुचेरी में 7.1% कमी हुई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यद्यपि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किए जाए तो वह काफ़ी सुबोध भी होते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के सक्षम अनेक चुनौतियाँ हैं, जिसमें से कुछ विवाह
कि निम्न आयु निरक्षरता, विशेष स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, पोषक का निम्न ग्रहता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औषध दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध इत्यादि इसके कारण है। जनसंख्या वृद्धि के ये भी कारण हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई हैं ताकि उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन और उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति यानी NYP 2014 जो फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं ने अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है इसका उद्देश्य। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमियों के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना और विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्र के साथ जोड़ना है। अब पढ़ते हैं हम, क्योंकि ऐसे तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको ही पढ़ेंगे। जैसे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण किया जाता है। मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विश्लेषण, भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठनों की विवेचना की जाएगी। पढ़ते हैं ग्रामीण व नगरीय संगठन। अपने अपने निवास के स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांवों में रहता है तब यह और भी सार्थक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,608 यानी 93.2% गाँव में बसे हुए हैं। मतलब इतनी जनसंख्या है, उसमें से इतनी जनसंख्या गाँवों में रहती है। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है और गोवा, महाराष्ट्र राज्यों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँवों में बसा हुआ है। दूसरी ओर दादरा और नागर की हवेली, यहाँ पर 93.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गाँवों का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में जैसे पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण यानी गुजरात में यह 200 व्यक्ति से कम और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में 1700
व्यक्ति तक पाया जाता है, इतना अंतर है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रारूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तर पर नगरीकरण का सापेक्षित परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या का सांद्रण को नियंत्रण करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16%, जो काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि संदर्भ आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ रही है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत में मैदान में मुख्य सड़कों से मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर और अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदान तेलंगाना, असंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी से दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के मध्य प्रदेश और पूर्वी भाग में नगरीय स्तर निम्न रहा है। अब पढ़ते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनका नाम मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, और अश्रमिक वही है जो काम नहीं करता है। ऐसा देखा गया है कि भारत के श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, ये तो सबको पता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या होने की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। अब पढ़ते हैं हम श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन व दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश और दादरा और नागर की हवेली, दमन व दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसा देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वहन अथवा लगभग निर्वहन की आर्थिक क्रिया निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टरों में श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग
54.6% कृषक और कृषि मजदूर, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योग लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। यहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है। पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से 3 सेक्टरों में अधिक है। सन 2011 की जनसंख्या ने भारत के श्रमजीवों की जनसंख्या को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। नंबर 1 है कृषक, नंबर 2 कृषि मजदूर, नंबर 3 है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और नंबर 4 है अन्य श्रमिक। तो ये था हमारा कक्षा 12 की एनसीईआरटी जो बुक है उसका पहला चैप्टर। और अब इसके हम जो क्वेश्चन हैं 2-4 उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है ऑप्शन वाले, जैसे सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनमें से भारत में कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार। तो अभी आपने पढ़ा था 121 करोड़ जो कि जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किसी एक की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इनमें से पश्चिमी बंगाल का घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो कौन सा है इसमें से गोवा। निम्न में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ये कौन सी है, भारतीय आर्य। तो ये थे ऑब्जेक्शन टाइप के कुछ क्वेश्चन। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अच्छी लगी क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो ये थी राजस्थान में जो होने वाली है, जो भर्ती अभी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए क्लास है।